नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जो इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई के प्रख्यात जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुई है। उन्होंने फाइन आर्ट्स में डिग्री ली है और उन्हें कई वजीफे मिले हैं, बहुत सारी उन्हें स्कॉलरशिप मिली है, जिसके कारण वे पूरी दुनिया घूमे हैं, दुनिया के कई देशों में गए हैं। गवर्नर ने उन्हें कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के रूप में सम्मान दिया, पुरस्कार प्रदान किया। उनकी कई एग्जीबिशन, अनेक एग्जीबिशन देश भर में कला दीर्घाओं में लग चुकी हैं और मुंबई की मशहूर जहांगीर आर्ट गैलरी, पंडोल आर्ट गैलरी, बियॉन्ड गैलरी, यहाँ उनके सोलो शो हो चुके हैं। आप जानते हैं कि जहांगीर आर्ट गैलरी या पंडोल में सोलो शो होना कितना महत्वपूर्ण है। इन्हीं प्रदर्शनी में, इन्हीं सभा दीर्घाओं में मशहूर कलाकार गाय तोंडे, मशहूर कलाकार मकबूल फिदा हुसैन वगैरह की नुमाइशें भी लगती रहती थी। ऐसी जगह राहुल तुकाराम जी की भी नुमाइशें लगी। लेकिन एक बड़ा चमत्कार ये देखने में आया कि जब राहुल जी ने लॉकडाउन शुरू हुआ तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया। वो अपने गांव गए और गांव में जाकर उन्होंने खेती किसानी चालू की। न केवल खेती किसानी चालू की, बल्कि उन्होंने वहां जिस तरह से खेती की उसमें नए नए प्रयोग खेती में किए और अपनी काफी पूंजी, पिता की पूंजी भी उन्होंने लगाई। एक किसान के रूप में उनके अनुभव क्या रहे, एक प्रयोगधर्मी के रूप में उनके अनुभव कैसे रहे, और क्या होता है जब एक कलाकार, एक चित्रकार, एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट खेती करता है, वो खेती में कैसी कलात्मकता देखता है। ये सब बातें हम जानेंगे राहुल वजालेजी से। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने समय दिया। आप अभी सोलापुर जिले के वरवड़े गांव में हैं, जो महाडा तालुका में है, दक्षिण मुंबई में ये जगह, और मुंबई से 400 किलोमीटर दूर, दक्षिण और सोलापुर, पुणे से सॉरी दक्षिण महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, हाँ दक्षिण महाराष्ट्र में है, और मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर अपने गांव में है। मैंने देखा है कि आपके कुछ वीडियो देखे हैं, गांव में आपने खेती के वीडियो भी बनाए हैं। आपने सब्जी उगाई है और मोटरसाइकिल पर लेकर सब्जी, भिंडी 10 रुपए पाव आप बेचने के लिए निकले हैं। बाजार में जहाँ गांव में हाट लगता है वहां आपने सब्जी बेची भी है। एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट इस तरह मंडी में जाकर सब्जी बेचता है, क्या अनुभव रहे आपके? और ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया आपके मन में? ये क्यों आया कि मैं गांव में जाके खेती करूं? और कोई विचार आपके मन में क्यों नहीं आया? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, आपकी कंटेम्प्रेरी कला के बारे में कुछ बताएं। राहुल जी। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने शो में मुझे बुलाया। मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ और एक छोटी खेती करता है, तो मेरा एक सम्मान है ये कि आपने मुझे ये शो में मुझे बुलाया। एक्चुअली कंटेम्प्रेरी आर्ट फील्ड वैसा ही 2010 के बाद बहुत लो में जा रहा था। मतलब मार्केट, जो आर्ट मार्केट है, बहुत लो में जा रहा था, मतलब रिसेशन ही था वो। और दूसरी बात ये कि तब भी हम जी रहे थे, जैसे पंडोल आर्ट गैलरी जैसे आपने नाम लिया, वो भी हमको स्टाइपेंड दे रही थी मंथली। तो हम आर्टिस्ट जी के काम कर रहे थे, काम करना, और बॉम्बे में थम के रहना, एक मतलब डिसाइड कि नहीं है बॉम्बे में हम रहेंगे। जीजेसी में 2001 में पास आउट हुआ, तो बॉम्बे में रहने का और वहाँ पे काम करने का, कंटेम्प्रेरी आर्ट फील्ड में काम करने की मतलब तय था। लेकिन जैसे ये जो पीरियड आया लॉकडाउन का, तो पता ही नहीं था कि ये एग्जैक्ट कितना टाइम करेगा। मेरी फैमिली को मैं पुणे भेज दिया, तो मैं लेटर वहाँ पे थोड़ा सा 1-2 लॉकडाउन में था। मई में मुझे पास मिला तो मैं दूसरा और कोरोना का संकट, बहुत बड़ा कोरोना संकट, उससे और बहुत शुरू मेरे पास मेरे पिताजी की खेती 25 एकड़, उसमें से 15 एकड़ पानी में बागायत बोलते उसको। तो हमारे इधर एक वर्कर भी काम करते। मैं सोचा कि यार
हम आर्टिस्ट है, ये मौका मिला एक्चुअली में हम खेती शुरू कर, मतलब जब कितने साल बाद आप मैं गाँव तो गए, कितने साल बाद गाँव गए आप? नहीं आता जाता होता 6 महीने में, हाँ 4 महीने में ऐसा आता जाता, लेकिन खेती में सिर्फ आके आके देख के निकल जाता था, इतना पूरा कंसंट्रेशन करके अंदर घुस के काम नहीं किया था कभी भी नहीं। लेकिन मैं डिसाइड किया चलो हम, मेरी आर्थिक परिस्थिति संवारने के लिए मैंने गवार, क्या बोलते हिंदी में मुझे पता नहीं, गवारी का जो गवारी की सब्जी पता है, हाँ ग्वार उसको फली, मैंने, हाँ, ग्वार फली। उसकी फसल की या तो गवारी देशी गवार बोलते हैं, वो जरा महंगा रहता है, मतलब 80 रुपए 100 रुपए किलो में जाता है, अच्छा खासा उसको मार्केट रहता है, और 12 मंथ में उसका पूरा साल में उसका मार्केट रहता है। तो वो मैंने पहला सस्ते में 1.25 महीना मार्केट में, तो मैंने वो शुरू किया। लेकिन जब वो किया तो वहाँ पे जो लेबर थे वो मिल नहीं रहे थे प्रॉपर, महिलाएं तोड़ने की, बहुत तोड़ने के बाद 1 किलो होता है तो मैं, और मतलब मैं खुद 10 किलो तोड़ता था, पागल जैसा, सुबह से शाम तक। और फिर वो दूसरे दिन वो पुनः बेचता था। अदर में बाजू के टेमूर एक गांव है, वहाँ की सुबह की मंडी वहाँ पे बैठ होती रहती है, मंडी भर के वहां जाके मैं बेचता था। अभी होता है क्या कि सिचुएशन है ये कि आर्थिक परिस्थिति थोड़ा हाथ-बार लगना चाहिए, बच्चे का स्कूल किया है, ये वो बहुत सारी चीजें है ना, पिताजी के घर ठीक है, उनके हिसाब से हम लोग फुकट तो नहीं खा सकते ना, तो थोड़ा इंडिविजुअल हुआ तो थोड़ा उनको सहकारी मिले और खुद ही क्रिएटिव कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा करते करते उसमें बहुत मजा आने लगा। भगवान का शुक्रगुजार, कोरोना का भी आभार मानता हूँ कि मैं उसकी वजह से तो मैं टर्न हुआ, गांव में आया और खेती में क्या होता है, हम लोग आर्टिस्ट खुद को बहुत क्रिएटर समझते हैं। जब मैं खेती में काम करना शुरू किया, एक पौधा देखा, एक पेड़ देखा, देखा, सब देखा, बहुत कॉन्सेंट्रेशन। सुबह में कभी कभी बहुत 5-6 बजे खेती में जाता है, पति के साथ बात करता है, पौधे के साथ बात करता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, ये तो कर सकते हैं, आर्टिस्ट ही कर सकते हैं ना, तो पागल हो गया। मुझे समझ में क्रिएशन उसको ऊपर निकलता है, उससे थोड़ा जो भी पैसा मिलता है वो भी आना शुरू हो गया, और उसमें से मैं थोड़ा सा प्रयोग करते चला गया। बाद में मैं जो गोभी गोभी मतलब कैबेज की खेती की 2 एकड़ में लगाया था, पत्ता गोभी कहते हैं जी। वो पूरा मतलब पूरा लॉस हो गया उसमें, 3 रुपए किलो भी कोई ले नहीं रहा था, इतना आवक था उसका। किलो भी लेते थे आलू, ओहो। हाँ 3 रुपए किलो में भी कोई नहीं ले रहा था मैंने, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर से भी कैबेज इतना आता था मार्केट में, तो मतलब उसको मैं क्या ट्रैक्टर से लोडर दिया, मतलब कट कर दे, पूरा निकाल दिया सब माल, कट कर दिया। मतलब तो जितनी आपने फसल उगाई थी सबको नष्ट कर दिया आपने? हाँ नष्ट कर दिया उसको। मैं, मुझे लगता है 1 लाख के आसपास जो कुछ खर्चा किया था, वो भी पिताजी से उठाया था। मैं बोला भाई, मैं पिताजी को हाथ जोड़ा, वो बोला मुझे तो थोड़ा मौका दे दो, इसमें से मुझे कुछ क्रिएटिव करेगा। लेकिन होता है कि प्रैक्टिकल जब करने जाता है तो समझ में आता है, दूर से समझता है खेती, किसान का क्या हाल है, मैं प्रैक्टिकल देखा मैंने, तो उसमें मैं थोड़ा क्रिएटिव करने गया, थोड़ा और थोड़ा आनंद लेने। देखो हम लोग कैसा आर्टिस्ट का क्या होता है, मानो हमको किधर भी डालो, जंगल में डालो चाहे सिटी में डालो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम खूब आनंदित होते हैं। लेकिन हमारे फैमिली हमारे जैसे नहीं ना, उनका भी अपना बच्चा स्कूल है, उसका वाइफ है, ये बहुत सारे माँ बाप है, सब अलग रहते हैं ना सब। लेकिन इंडिविजुअल खुद के आनंद के लिए भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो कैबेज में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। मैं सुबह 4-5-6 बजे के दरमियान मैं जाता था खेती में, उसका स्पीकर लगाता था बीच में, ओम ध्वनि, हिमालयन फ्लूट, जाकिर हुसैन साहब का तबला और मॉर्निंग रागा, ऐसा अलग अलग म्यूजिक उनको सुनाया, बजाता था 1 घंटा 1.5 घंटा। और फिर उसके बाद में कभी कभी 1 घंटा में टॉक करता था कैबेज के साथ। ये जो अलग फीलिंग है ना, ये बहुत क्रिएटिव है मन में। मतलब मैं बाद में सर्च किया गूगल में, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया है, कुछ क्लासिकल म्यूजिक सुना है प्लांट को उसमें, क्योंकि रिएक्शन होता है ना, ध्वनि का इम्पैक्ट पूरा पौधे के ऊपर पूरा डायरेक्ट होता है, उसमें वाटर जाता रहता है, हमारे बॉडी में भी वाटर जैसा रहता है उसमें होता है। तो वो बहुत आनंदित हुआ, बहुत एंजॉय किया।
बहुत एंजॉय किया, लेकिन जब फसल पूरा लॉस हो गया, लेकिन मैं नाराज नहीं हुआ, मैं एंजॉय किया उसको, लेकिन मेरा बुरा इतना लगे यार, मैं जो पिताजी से पैसा उठाया था इसमें पूरा चला गया, तो ये थोड़ा दुख था। अब कल्पना कर सकते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर क्या बीत रही होगी, किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है। तो एक अंदाज लग सकता है आपकी बातों से कि कितना घाटा आपको हो गया खेती करने में। खेती का मैं कैबेज में जो एक्सपेक्ट किया था, मतलब कैबेज ज्यादा पेड़ लगाया था, एक 60 पैसे का पेड़ आया था, एक 60 पैसा का पेड़, 40,000 पेड़ लेके आया था मैं, ठिबक लाया था, और उसका जो खुरपन बोलता है, जो निगरानी करनी पड़ती है, उसका 20,000 खर्चा हुआ था पूरा। मैं एक्चुअली तो बहुत सारे मैं सेंद्रीय जो रहता है डॉक्टर बावस्कर के कॉपर हाइड, अलग अलग जो सेंद्रीय है वो दवा में यूज किया था, उसमें थोड़ा एक दो फर्टिलाइजर यूज किया था। लेकिन होता ही क्या मालूम कि कोई भी किसान, अभी मैं प्रैक्टिकल मैंने देखा कि मेरा क्या हाल हुआ, कोई भी किसान बहुत प्यार से अपना फसल को उगाता है, बटा मतलब उसमें निकालने की कोशिश करता है अच्छे तरह से, लेकिन आगे क्या होगा उसके हाथ में नहीं है। वो बहुत दुख की बात होती है। मतलब जब मार्केट में जाता है तो देखो, हमारे इधर का साउथ महाराष्ट्र अलग है, हमारा जो भूसार माल जो होता है, जैसा मक्का है, बाजरे है, ज्वार है, प्याज है, मिर्ची, डोबली मिर्ची, अलग अलग कुछ काकड़ी है, ये अलग अलग ऐसा होता है। तो यहाँ पे बगीचे पे सीताफल है बाग, अभी मैं सीताफल का बाग लगा रहा है, तो डालिम भी था मेरे पास, मैं तोड़ दिया। तो डालिम ऐसे बगीचे भी है, द्राक्ष भी होता है, लेकिन ये बहुत क्या होता है मालूम क्या है, जिनके पास पैसा है वो बाग, वो तो जितना पैसा अवेलेबल उसके हिसाब से अपना जो भी रोजी रोटी, तरकारी जिसको बोलते हैं, सब्जियां करते, वो सब सब्जियां उगाते और मार्केट में लेके जाते। तो मैं वो अनुभव लिया कि जो सब्जी मैंने उगाई, उसको खुद मार्केट में जाके बेचा, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मालूम कि मैंने जो उगाया, मैंने जो पिक मतलब मैंने जो डाला है धान में, वो जो निकाला वो मार्केट में, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो ये कुछ लगता नहीं है, मतलब क्या लगता है, मैं क्या चोरी कर रहा है क्या यार, मैं कष्ट कर रहा है खेती में, वो मैं मेरा खेती मेरा माल में बेच रहा है ना। आपके गांव के कुछ फोटो में दिखाना चाहता हूँ हमारे कुछ दर्शकों को, तो आप देखिए। गए इतने बड़े आर्टिस्ट हैं आप, और आप सब्जी बेच रहे हैं वहां हाट बाजार में। एक दिन आप मोटरसाइकिल पे निकले, 5 रुपए 10 रुपए पाव भिंडी बेचने लगे, आपने लिखा कि वही बेचता है यहाँ पे मेरे गांव में। मैं 10 रुपए पाव भिंडी बेचता है। अभी नवरात्र चल रहा है तो वो लोग लेते, तो 10-15-20 मिनट आधा घंटे में मुझे सब मैं जाता है मेरा भिंडी 10 रुपए पाव। लेकिन जब 10 रुपए जो मिलते हैं ना वो कष्ट के, उसमें इतना मजा आता है सर जी, क्या बोलिए आप। लेकिन अब देखिए, आपने 5 किलो भिंडी बेची, 10 रुपए पाव बेची, तो 40 रुपए का हुआ एक किलो, तो 5 किलो भिंडी 200 रुपए की हुई। तो 200 रुपए कोई बहुत ज्यादा राशि तो है नहीं, जितने मेहनत आप कर रहे हो, 200 रुपए में। लेकिन वो यहाँ पे बहुत है सर जी, यहाँ पे जो औरत जो खेती में कामगार जो बोलता है, फीमेल कामगार जो मिलता है ना, उसको 250 रुपए पूरा दिन का रोजगार जी। तो एक औरत पूरा दिन काम करती है खेती में, तो उसको 250 रुपए मिलता है। तो मैं जो भेंडी ये किया, मुझे 15-20 मिनट में बेचा, उसको 200 रुपए मिला, और वैसे मैं रोज बेचता है तो मेरे को 200, 150, 200, 250 मिलता। ये आनंद की बात है। उसमें बहुत ज्यादा हो, 2,000 हो या 2 लाख हो, जैसा पेंटिंग में 5 लाख में बेचता है, तो कभी कभी पेंटिंग प्राइस मेरा बायर बोलता है राहुल बहुत थोड़ा कम करना, तो मैं फटाक 1-2 लाख कम करता है। तो वो जो था बार्गेनिंग, 5 लाख से लेके मैं 3 लाख तक आता है बहुत इजीली। लेकिन ये यहाँ पे मैं 10 रुपए पाव की भिंडी, मतलब कोई बोलता है 20 का आधा हो गया ना, तो कोई बोलता है 15 का आधा दे दो, मैं बोलता नहीं, बहुत अच्छा फ्रेश भिंडी है, ये मैंने पकाया है, मतलब मैंने उगाया है उसको,
बहुत ध्यान से, हाँ, बहुत पौष्टिक है ये, ऐसा बताता मैं उनको, है ना। तो मैं हाँ। 5 रुपए कम करने के लिए तैयार नहीं आते, जहाँ पे मैं मुंबई मतलब में मेरे पेंटिंग की 2 लाख 5 एक लाख सेकंड रुपए में की करता है, पेंट 5 लाख रुपए 5 की लाख की पेंटिंग पेंटिंग आप में 3 3 लाख में 3 बेचता लाख है, रुपए दो में लाख बेचने को ऐसा ही। तैयार है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 5 रुपए कम करने के लिए मैं तैयार नहीं, मतलब मुझे बुरा लगता है, मुझे हाँ, हाँ। इतना तफावत है चीजों का। ये बताइए पेंटिंग करते वक़्त आपको जो खुशी महसूस होती है, क्या खेती करते वक़्त वही खुशी महसूस होती है कि बिल्कुल एक बिल्कुल, पौधा एक ही आपने चीज है। बोया हाँ? यस यस सर, ये किया है वो, हाँ, पेंटिंग करना और खेती करना सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं उसमें। अभी मैं आर्टिस्ट है इसलिए मैं बोल रहा है, अदर जो किसान है वो ऐसा कोई क्या बोलेगा, उसका पूरा हाँ, खानदान से चलते आ रहा है, वो बेचारा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका अलग है। ऐसा आर्टिस्ट जब मैं खेती में देखता है तो मैं क्रिएटिव तरह से देखेगा ना, मेरी जो क्रिएटिव हुँ। ऊर्जा है, जैसे मैं पेड़ के साथ बात करता हूँ, पेड़ की एनर्जी मेरे तरफ खींचती है, ऐसा फील कर हाँ, लेंगे ये वो एनर्जी बताइए, मेरे पास आ रही ये है। हाँ बड़ी सर। दिलचस्प बात है, आपने बताया कि आप पेड़ से हाँ, बातें तो करते हैं, इसमें मुझे बहुत फसल कुछ को बोलता है, संगीत जैसा मैं सुनाते हैं। बाइक। हाँ सॉरी सॉरी सर, हाँ बोलिए। आप फसल को संगीत सुनाते हैं, पेड़ से या बातें करते हैं, बकरी से या बातें करते हैं और वीडियो भी हाँ, बनाते हैं, यूट्यूब पे भी बनाते ये हैं और चलाते भी हैं। ये क्या कहानी थिंक भी थी करता है, बताइए? लिखता भी है कुछ, हाँ, हाँ, लिखते भी थॉट्स हैं लिखता है मेरे और प्रैक्टिकल थॉट्स। फ़िल्म बनाते हैं, कंटेम्परेरी आर्टिस्ट तो ही फ़िल्म मेकर भी हैं। तो क्या-क्या अनुभव आपको हुए और ज़िंदगी के बारे में, ये सब करने के बाद आपने मुंबई की ज़िंदगी भी देखी, गाँव की ज़िंदगी देखी, या लाखों रुपए में आपने अपनी पेंटिंग बेची और अब 5-10 रुपए पाव आप सब्ज़ी भी बेचते हैं। तो क्या ज़िंदगी का क्या सबक है? नहीं, जिंदगी ये देखो ना, जैसे मैं बोला ना, 5 लाख का पेंटिंग में 3 लाख में बेचता है, 2 लाख ऐसा एक सेकंड में कम करता है। लेकिन गांव में हाँ। 1 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 रुपए भी। हुँ, हुँ। मतलब किसी के पास अभी जब कोई बोला है मेरे को आज ये 10 रुपए आधा किलो लिया, 20 रुपए का, ये 10 रुपए रख दो, मैं देता है, मैं बोलता बाद में देना, हुँ, लेकिन देना, 10 रुपए याद हुँ। करके देना। वो 10 रुपए भी मायने रखता है यहाँ पे। और हाँ, ये हाँ। प्रैक्टिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन बॉम्बे में मैं ऐसा ही खर्चा करता, मतलब मेरे पास 2,000 रुपए में बाहर निकला है, बॉम्बे में घर से बाहर निकला है, तो शाम तक आने तक 2,000 रुपए जेब में होती है नहीं, पता नहीं कहाँ हुँ, चला गया, समझ में आता, ये मार्केट में गया, ये गया, ये खाया होगा, है ना। तो वहां पे सीरियस नहीं। जब मैं गांव में आया तो प्रैक्टिकली लाइफ होता है क्या, रियल रियल लाइफ, ये जीने का हुँ। मुझे बहुत मजा है, ज्यादा सीखने को मिला। बॉम्बे से ज्यादा मुझे 1.5 साल में सीखने को मिला, पूरा लाइफ होता है क्या, वो भी नेचर के साथ। लोग तो कहते हैं कि बॉम्बे जो है, मुंबई ओपन ओपन यूनिवर्सिटी है। या वहाँ हर व्यक्ति को कुछ साल बिताने चाहिए, ज़िंदगी को नए अंदाज में देखने का सबक मिलता है मुंबई में। वक़्त यस की यस यस पाबंदी सीखता है, दूसरे की मदद करना सीखता है और यस अनजान यस यस, लोगों की मदद करना भी सीखता बिल्कुल है। ऐसे बिल्कुल में सर, बिल्कुल। आप कहते हैं कि गाँव की ज़िंदगी मुंबई की ज़िंदगी से भी बेहतर है। या नहीं अच्छा नहीं सर, आप क्या पेड़ों होता से है। हाँ, हाँ हाँ बोलिए, आप हाँ पेड़ों बोलिए। से बातें करते हैं, तो पेड़ क्या जवाब देते हैं आपकी बातचीत का? नहीं, ये अभी की बात नहीं है, मैं बचपन से हुँ, मेरा ऐसे चलता रहा है। मैं हुँ, कॉलेज में जेजे में था, मेरे जेजे कैंपस के बहुत सारे पेड़ के साथ में, ऐसे बहुत सारे लोगों को पता है मेरी लाइफ वहां पे ऐसी ही हुँ, चलती। मैं पेड़ों के साथ हुँ, बात करता था, पेड़ों के साथ रहता था, उसकी मैं एनर्जी को महसूस करता है, पूरा जो दुनिया में पड़ी पड़ी ऐसी एनर्जी है ना पूरा नेचर में। तो क्या होता है हुँ, कि हम लोग एनर्जी को देखते ही नहीं। हुँ, सबसे बड़ा इंसान दुखी क्यों होता है, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं होने के बाद भी मैं हैप्पी रहता है। बॉम्बे में भी था, इधर भी था, हाँ, हैप्पीनेस मेरे को कोई खींचता नहीं मेरे से, हैप्पीनेस। मैं पेंटिंग हुँ, करूँ या नहीं करूँ, लेकिन मैं जहाँ पे मेरी अकेली बॉडी है और मैं मेरे साथ, जब मैं ऐसे चलता है फिरता है घूमता है बैठता है, मैं किधर भी बोर नहीं होता, या हुँ, कोई चाहे बात करने के लिए चाहे यार कोई, बिल्कुल नहीं। जब मैं सुबह निकलता है, बाइक लेके जाता है सीधा खेती में, सब देखता हुँ, रहता है, कल का पौधा आज कितना बड़ा हुआ, कल छोटी भिंडी आज हुँ, कितनी बड़ी हो गई, वो क्या चल रहा है, मक्का कैसा तैयार हो गया, उसमें लाइन कभी कभी क्वेश्चन पड़ता है, नेचर क्या है यार, हर एक का अपना अपना हाँ, काम बराबर चलता है, ये कितना बड़ा क्रिएशन है। तो ये क्रिएशन जो है ना, हम लोग आर्टिस्ट बहुत ईगो है, अहंकारी भी होती है, क्या आई एम क्रिएटर, आई एम क्रिएटर। अरे व्हाट इज आई एम क्रिएटर यार, आप दुनिया नेचर देखो कितना बड़ा क्रिएटर, उसमें कितना सिस्टम चलता है, उसके लिए हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, आप जहाँ पे है, आप जिधर भी हो, वहां से भी नेचर देखो, सेम है ना। हुँ, अमेरिका के इंडिया का नेचर कुछ आला ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा वाटर जो है पूरा पूरा पृथ्वी में जो वाटर सेम है ना, उसका कंटेंट सेम है। तो वही है नेचर, नेचर और उसकी एनर्जी देखना बहुत जरूरी है।
अनुभव करना जरूरी है, महसूस करना बहुत जरूरी है। हाँ बड़ी आध्यात्मिक बात आपने कही, तो क्या आपने अध्यात्म का कोई शिविर भी अटेंड किया? क्या अनुभव नहीं, रहे आप? मैं ऐसा प्रश्न किया था। वैसे मैं बचपन से ही ऐसा ही है सर। पेंटर, हर पेंटर आध्यात्मिक होना चाहिए और होता ही है। मैं हाँ, आध्यात्मिक ऊपर हुआ तो उसका अलग वीडियो हो जाएगा। मैं एनर्जी के ऊपर बात कर, मैं गॉड ऐसा नहीं, एनर्जी यूनिवर्सल, आप उसको गॉड बोलो, उसको और कुछ भी बोलो, एनर्जी है ना सर, हर एक एनर्जी के ऊपर ही सब चल रहा है ना। अभी हम लोग बात कर रहे सब एनर्जी है ना, जो हमारा इंटरेक्शन जो हो रहा है एनर्जी है ना, और हम दोनों का जो और कोई सुन रहा है तो वो एनर्जी के साथ सुन रहे हैं ना। तो यही है ना, टेक्नोलॉजी भी एनर्जी है, सब एनर्जी है। तो ऊर्जा का स्रोत जो होता है ना, इसलिए उत्साह होता है, आनंद होता है। हाँ सर। अच्छा, मुंबई की आर्ट गैलरियों का क्या हाल है? लॉकडाउन के पहले ही पिछले 4-5 साल में कहते हैं कि आर्ट का मार्केट काफी डाउन चल रहा है, पेंटिंग्स बहुत बिक डाउन नहीं रही। या सर। वैसा 2010 के बाद ही डाउन हुआ था, लेकिन लॉकडाउन पहले बहुत हालत खराब था, लेकिन फिर भी बहुत कम प्राइस में पेंटिंग लोग बाय करते थे, है ना, बार्गेनिंग करके बहुत कम प्राइस में, और हम भी देते थे, ऐसा कुछ नहीं कि चलो यार जिंदगी गुजारना है। और मेरा क्या है सर कि मैं फुल टाइम आर्टिस्ट है, और मैं पूरा बॉम्बे में कोई जॉब नहीं किया, पूरा आर्ट के ऊपर ही मैं जिया, पेंटिंग के ऊपर ही मेरा घर चलता था, मैं दूसरा कुछ काम नहीं किया मैंने। तो ये अलग है। और दूसरी बात है, लॉकडाउन के बाद अभी लॉकडाउन में गैलरी तो जहांगीर बंद है, अदर गैलरी ऑनलाइन दिखा रहे, शो करे, सब बहुत सारे आर्टिस्ट लोग ग्रुप शो करे, ये करे वो करे, वो चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन वो माहौल तैयार होने को बहुत टाइम है, मतलब 4-5 साल ये सब संवरने के लिए लग जाएंगे, ऐसा लगता है। आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, और उनमें उनको आप कैसे देखते हैं आज? मेरे फेवरेट आर्टिस्ट अबोला रहमान, कोल्हापुर के बहुत महान आर्टिस्ट थे, जे के फर्स्ट गोल्ड मेडल आर्टिस्ट थे। एम ए हुसैन साहब है, दिलीप रानडे में जो अभी थाना में रहते, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के यूरोपियन पेंटिंग के क्यूरेटर थे, कंजर्वेशन में उनका पूरा सब चलता था, और वो बहुत ही अच्छे, उनका काम मुझे बहुत भास्कर मन ठाकरे मेरे जी पेंटिंग में पसंद करता है। वासुदेव गायतोंडे भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और इंडिया में तो है, हुसैन साहब है, वासुदेव गायतोंडे है, सुजा है, बहुत सारे ओल्ड मास्टर में थे, अच्छा आर्टिस्ट है। अब ये मार्केट डाउन होने के बाद नए आर्टिस्ट के लिए और क्या क्या विकल्प बचा है? एक मिनट सर, आपका आवाज जी आप सेट कर लें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आर्टिस्ट की दुनिया है, कला जगत है, कला जगत में और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, कला जगत के बदलावों को आप किस तरह देखते हैं? भारत में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को वो सम्मान नहीं है जो और जगहों पर है, उतना पैसा भी नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हेलो, भारत में कंटेम्प्रेरी भारत में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को वो सम्मान नहीं है, वो पैसा नहीं मिलता, इसका कारण क्या है? सर आपका आवाज मुझे बहुत कम आ रहा है। राहुल जी, मैंने पूछा कि भारत में कंटेम्प्रेरी, मैं बात कर रहा था भारत में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, मुंबई की जे स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने पढ़ाई की है, और मुंबई मुंबई के पंडोल और बियॉन्ड जैसी गैलरियों में उनकी एग्जीबिशन लगती रहती थी। और लॉकडाउन के बाद वे अपने गांव चले गए, अपने गांव में वे खेती कर रहे हैं। हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। क्या आपका आवाज मुझे बहुत कम आ रहा है सर। जरा आवाज सेट कर लीजिए अपनी। जो भी हो, तकनीकी दिक्कत है। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ हमारे तकनीकी बंधु से कहने की कि आप जरा ऑडियो चेक कर दीजिए सर का। ठीक है, आपका आवाज भी मुझे कम आ रहा है। अब बताइए, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपका आवाज कम आ रहा है सर, आवाज बहुत अच्छा, बहुत स्लो आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंचे। हाँ, आपका आवाज
क्या अब मेरी आवाज आ रही है आपको? राहुल जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज सर, आप ईयरफोन लगा लीजिए, अगर ईयरफोन लगाना चाहे तो ईयरफोन लगा लीजिए। 1 सेकंड सर, चेक हाँ करता है हाँ, मेरे हिसाब से। आप ईयरफोन लगा लीजिए, आप ईयरफोन लगा लीजिए, है ना, फोन लगा लीजिए। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो मैं सोचता हूँ हेलो कि ईयरफोन। हेलो, हाँ, सबको आवाज आ रही है, सर, बाहर आवाज आ लोग रही है बोल मेरी? रहे हैं। हाँ, आ रही है। आप बोलिए, आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए, हेलो। आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, लेकिन आपकी आवाज मुझे कम आ रही है सर। आप बोलते जाइए, जो है, मैं आपकी बातें सुनना चाहते हैं, मेरी बात कोई सुनना नहीं अच्छा चाहता। अच्छा, हाँ, जी आप बोलिए, लेकिन आपका क्वेश्चन जी, मुझे समझना चाहिए। हाँ। अब आप बोलिए जो आप बोलना चाहेंगे, आर्टिस्ट के बारे में, कला जगत के बारे में क्या बोलेंगे आप? सर, कला जगत अच्छा है। कंटेम्प्रेरी आर्ट फील्ड में जो हो रहा है, इंडिया में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और लेकिन अभी तो मैं खेती की बात करेगा तो ज्यादा अच्छा है। खेती और हाँ ये जो बैलेंस हो रहा है, ये बहुत जरूरी है जी, कि देखो क्या होता है कि खेती का जो मतलब प्रॉब्लम्स है, ऑल जो फार्मर्स है, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं ना, उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। क्योंकि वो जी, सब्जियां, देखो, सब लोग बाग तो नहीं कर सकते, बगीचे नहीं कर सकते, अलग अलग फ्रूट्स के हाँ सब लोग बाग नहीं, सब लोग बाग करेगा तो अनाज क्या खाएगा? और हाँ मेन अनाज में फार्मर को पैसा कम मिलता है। सब्जी और अनाज उसमें मार खाते हैं फार्मर। हाँ हाँ, क्योंकि टमाटर, सर, प्याज टमाटर कभी कभी है ना जाता है अच्छा। सपोज प्याज चलो हम्म 5,000 क्विंटल में जाता है, 7,000 क्विंटल में जाता है, लेकिन जो नीचे आता है ना, तो मेरे को, मैंने भी प्याज किया था, मैंने मेरा प्याज 300 रुपए क्विंटल में चला गया। 300 रुपए क्विंटल, 400 रुपए क्विंटल में चला गया। हम्म, मतलब 3 रुपए हाई में जाता है 3 रुपए 4 रुपए किलो। और कम में होता हाँ हाँ, है ना? तो प्याज का जो ऐसा बहुत सारी चीजें है कि सिर्फ जो अनाज है, जो भूसार माल जिसको बोलते हैं, वो तो सपोज फार्मर में नहीं उगाया, मतलब उसने तैयार नहीं किया, तो ये हिंदुस्तान कैसे खाएगा? है ना? हाँ तो फार्मर को जो आंदोलन करना पड़ता है, ये बहुत दुख की बात है। गवर्नमेंट किसका वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम्म बहुत सारे फैसिलिटीज पे, गवर्नमेंट सरकारी फैसिलिटीज बहुत है, तो बहुत किसानों को पता भी नहीं कि सरकारी फैसिलिटीज इतना इतना है। बहुत सारी योजनाएं, अच्छी अच्छी योजनाएं भी, लेकिन आखिर का क्या होता है कि जब किसान जो अपना पूरा दायित्व लगा के, पूरा करके, पूरा मेहनत करके जो उगाता है एक फसल, तो उसमें जो खर्चा होता है, कभी कभी वो खर्चा भी नहीं मिलता सर जी। टमाटो 2 रुपए किलो भी जाता नहीं कभी कभी। जैसे मेरा गोभी जो कैबेज है 3 रुपए किलो, तो मैं पुणे में एक दो तीन क्विंटल भेजा था, मेरे को 96 रुपीज आया। ये हम्म पूरा खर्चा निकाल के, वो जो लेके जाने वाला आदमी था उसका खर्चा निकला, 96 रुपीज मेरे को पट्टी आ गई। हम्म 2-2.5 टन की, 2-2.5 टन की बोल रहे सर मैं। हाँ हाँ, मतलब एक 2,000 किलो, 2-2,500 किलो की पट्टी 96 रुपीज मुझे आई। हम्म लेते सही में समझ, मुझे इतना शर्म आ रहे थे, मतलब यार क्या करो, लेकिन लिया, मैं प्यार से लिया। मैं बोला ठीक है, हाँ इसमें नहीं तो नहीं, इसमें कुछ हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली जो किसान का जो होता है ना, तो क्या है, दूर से हमको लगता है, लेकिन जब हम उसमें जाता है तो समझ में आता है कि होता है क्या है। देखो, बॉम्बे में कंटेम्प्रेरी आर्ट फील्ड में मार्केट ठंडा था, तो कोरोना की वजह से मैं गांव में आया। तो गांव हम्म में जो किसान की हालत है, मतलब क्या होता है, किसान और आर्टिस्ट सेम ही है। कभी कभी आर्टिस्ट का जैसे मार्केट डाउन होता है, वैसे किसान का भी वैसे ही होता है माने, लेकिन वो स्थिर नहीं होता सर, अप डाउन होता है। कभी कभी हम्म, भाव मिलता है, कभी कभी भाव नहीं मिलता, हाँ ऐसा हाँ। होता है। हाँ सर। तो आप खुश हैं, किसान के रूप में आप खुश हैं? हाँ सर। किसान के रूप में आप खुश हैं? नहीं नहीं, देखो, मेरी मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो हाँ किसान के हाँ, रूप में जो किसान का दुख है, हम्म जैसा मैं, मुझे दुख हुआ ना किसान,
ठीक है, मैं बोलता कि मुझे कुछ नहीं हुआ रहा है मैं पे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसा मैं पिताजी से पैसा लगा किया ना, वो तो दुख है ना वो भी सर। प्रैक्टिकली जीना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मेरे पिताजी ने पैसा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा, सपोज मैं इंडिविजुअल होता और मैं फैमिली चलाता गाँव में और मेरे को ऐसी हालत आती तो मैं कैसे जीता? तकलीफ है ना, दुख है ना सर, ये दुख है। मैं खुश है एज एन आर्टिस्ट बोलते मैं खुश है, अलग बात है कि मैं उसमें निभाता है, उसमें उभारता है मैं, ये बात अलग है। लेकिन प्रैक्टिकली किसान की इतनी हालत खराब हो जाती है कि जब पैसा ही और कर्जे भी होता है सर। कर्जे इसलिए तो होता है, एक फसल जब पूरा तैयार हो जाती है और जो मार्केट में जाता है तो उसका भाव नहीं मिलता। भाव, बहुत सारी चीजों के भाव फिक्स नहीं है सर। और जो अनाज है, लोग मुझे बताइए, आप मॉल में जाते कितना खर्चा करते लोग, पता है? मॉल में पिज्जा खाते हैं, इतना खाते। अरे एक सब्जी लेने के लिए तुम लोग 10 रुपए पाव सब्जी घिस घिस करते हैं सर। 5 रुपए पाव में दे दो, 5 रुपए पाव, 5 रुपए पाव में, तो वहां पे पिज्जा 300 रुपए खा के आप घर आते हैं। तो वो सोचो ना। लेकिन सिटी का जो पब्लिक है मॉल में जाता है तो इतना खर्चा करता है, लेकिन सब्जी लेने के लिए गए ना तो वो लोग इतना घासाघिस करता है, इतना बार्गेनिंग करता है। तो वो भी व्यापारी है ना, वो भी 2 पैसे के लिए बैठा है, किसान से उठाया हुआ माल है ना। दूसरी बात सर जी, जो किसान है उसका जो माल जाता है बाजार समिति में जाता है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो वो आंदोलन क्या चला, मेरा जितना स्टडी है और मैं 1.5 साल का फार्मर हूँ, इसलिए मैं छोटा है, नन्ना सब मतलब एक बाल है ना, बच्चा है, मुझे इतना पता नहीं। ये प्रैक्टिकली इतना सालों से लोग झेल रहे, उनको ज्यादा इसमें ज्यादा पता होगा कि क्या होता है। लेकिन उसमें से मैं थोड़ा कुछ बोल सकता है कि जो किसान का जो हालत है, देखो ना, हम हमारा अन्न है, ये अन्नदाता, जो अन्नदाता है पूरा हिंदुस्तान का, पूरा दुनिया का अन्नदाता। देखो, अमेरिका फार्मर हो या इंडिया के फार्मर हो या पाकिस्तान का फार्मर हो या बांग्लादेश का फार्मर हो या ऑस्ट्रेलिया फार्मर हो, सब खेती जो करता है वो किसान है, एक ही है। जैसा कंडम जो आर्टिस्ट सेम रहता है तो किसान एक ही है। और किसान में कोई जात और कोई धर्म इसका संबंध नहीं, किसान किसान होता है। जो खेती में अपना सेवा देता है ना, तो वो किसान किसान ही होता है। तो किसान, हर एक किसान का सेम सिचुएशन है। मतलब अभी ठीक है, किसान बहुत सारे बोलते हैं खेती रहेगा तो बहुत सारा पैसा आता है, खेती बेचेगा तो पैसा आएगा ना, लेकिन बेच के क्या भीख मिल लग जाओगे? बेच के भी क्या करोगे आगे, क्या है ना। तो अभी कुछ थोड़ा समाधान की बात है कि जो इनके बच्चे कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज करके आते हैं तो वो अपने जो खेती है उसमें डेवलप करने की कोशिश करे। अब यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छा फसल हो जाती है। लेकिन मैं यही बोल रहा है कि सब लोग बाग करेंगे तो खाएंगे क्या? ज्वार लगेगा, अनाज तो चाहिए ना, गेहूं चाहिए। सब लोग बाग करेंगे, सब लोग बाग कर रहे हैं, द्राक्ष कर रहा है, संतरा कर रहा है, मौसमी कर रहा है, केला कर रहा है, एक कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन अनाज जो डेली रूटीन में चलता है, हम लोग सेहत के लिए लगता है, हर एक इंसान के अंदर जो अनाज जाता है, इतना इंपॉर्टेंट अनाज है, उसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। शर्म की बात है यार, बहुत शर्म की बात है सर जी। बहुत मुझे दुख होता है इस चीज को मालूम कि किसान को आंदोलन करने की जरूरत। कॉर्पोरेट वाले लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? उनके लिए, उनके पास बहुत सारे पैसे आते हैं, पेमेंट अच्छा मिलता है, अच्छा खासा तगड़ा पूरा साल का अच्छा पैकेज मिलता है। किसान को क्यों, मतलब किसान, मतलब मैं ये आंदोलन की बात नहीं कर, मुझे पता नहीं वो क्या आंदोलन है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली एज एन आर्टिस्ट जब मैं ये सिचुएशन में रहा और मैं भोगा है सिचुएशन, मैं हैंडल किया है कैसा होता है। तो ये होता है कि किसान का एक कुछ तो डिसाइड होना चाहिए, कि कुछ तो होना चाहिए कि बाबा ये माल है, और डायरेक्ट फार्मर से सीधा जो लोग है उनके पास जाएगा तो वो बात अलग है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फार्मर वही काम करके नहीं बैठेगा, बेचते कितना बेचेगा वो? खेती में काम कौन करेगा? खेती में वो कितना मेहनत करनी पड़ती है, पता है ना। तो ये एज एन आर्टिस्ट, एज एन कंटेम्पररी आर्टिस्ट बोल रहे, कंटेम्पररी किसान क्या हो रहा है, किसान का क्या हाल हो रहा है, ये मुझे मैंने देखा सर। राहुल जी, हमारे साथ बहुत से दर्शक जुड़े हैं और वो पूछना चाहते हैं कि क्या, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं हमसे कि क्या चित्रकारी में आर्थिक भविष्य क्या है? क्या चित्रकार अपने फुल टाइम आर्टिस्ट इस पेशे से जी सकता है? क्या आर्टिस्ट अपने चित्र बेच के जिंदगी जी सकता है? कंटेम्परेरी आर्टिस्ट को इसको व्यवसाय बना सकता है क्या? ये पूछना चाहते हैं। आर्टिस्ट की पोजीशन क्या है? तो कंटेम्परेरी आर्टिस्ट बोल के मैं 20 साल से जी रहा था ना, उसमें कुछ पैसे, बहुत सारे पैसे है, लेकिन दिमाग नहीं चला कि मैं बॉम्बे में कुछ घर खरीद लो।
ये मेरा ड्रॉबैक्स है। लेकिन मेरे जो जूनियर बच्चे लोगों ने अच्छा अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट करके कुछ कुछ किया मालूम क्या, लेकिन हमें पता नहीं कि इसमें रिसेशन आएगा, ये होगा। आर्टिस्ट बोल के हाँ, जिंदगी जी सकता है, लेकिन उसके लिए इंडिविजुअल रहेगा तो अच्छा है, लेकिन फैमिली रहेगा तो प्रॉब्लम है। भी बच्चे रहेगा तो हाँ, उनका पूरा सब करने के लिए आपको अलग कुछ काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा सपोर्टिंग के लिए। ये जरूर है। हम्म, जैसे मैं बॉम्बे में ड्राइंग क्लास भी लेता था, होम ट्यूटर करता था, मैं घर जाकर टीच करता, उससे उससे अच्छा खासा पैसा लेता था। लेकिन हम्म, पूरा व्यवसाय भी है उसमें, कोई बात डरने की बात नहीं। देखो क्या होता है, इंडिविजुअल रहे, डरने की बात नहीं। हर चीज में आप पूरा डर, हम लोग पेंटिंग जब करता है ना, पेंटिंग से पैसा कितना मिलेगा ये बात की बात है। जब कला हम्म, आप क्रिएट करते हैं तो वो पैसा बीच में नहीं आता, हम्म, पूरा 100% आप कैनवास पे उसको देना पड़ता है। तो बाद में वो मार्केट में जैसा गैलरी में जाए तो उसका वो वैल्यू होता है, वो बात की बात है। हम्म, लेकिन मैं अभी प्रैक्टिकली बोला गया तो कुछ साइड बाय साइड वो उसने करना जरूरी है। अदरवाइज व्यवसाय भी हो सकता है। दम चाहिए, थोड़ा भोगने के लिए दम चाहिए मानेंगे। ये क्या आप बोले कि सब मिले जाए पासवर्ड होने, मैं ऐसा नहीं सोचा कि पासवर्ड होने में बहुत लखपति आर्टिस्ट या करोड़पति आर्टिस्ट बन जाए, ऐसा नहीं। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। हुसैन साहब ने बहुत मेहनत किया है, उन्होंने भी अपना स्ट्रगल लाइफ किया है, बाद में उनको ये सक्सेस है। जैसा लंबा लंबा किसी को 50 प्लस के बाद सक्सेस मिलता है, किसी को 40 प्लस के बाद मिलता है, किसी को यंग लाइफ में 30 के, ये अप डाउन होता रहता है मन। और ये मार्केट का अलग ट्रेजेडी है, कंटेम्प्रेरी आर्ट फील्ड का अलग ट्रेजेडी है, उसका वैल्यू कैसा बढ़ता है, उसका ऑक्शन में कैसा पेंडिंग जाता है, ये बहुत अलग स्टडी है, उसका एक अलग करना पड़ेगा। तो व्यवसाय बन सकता है, लेकिन आप पूरा उसका प्रैक्टिकल देखना भी नहीं चाहिए। और दूसरा प्रैक्टिकल देखना चाहिए तो इंडिविजुअल रहेगा तो उसने प्रैक्टिकल देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ रहेगा, वो फैमिली उसके ऊपर डिपेंड होगी तो उसने अपना साइड बाय साइड कुछ तो करना चाहिए, अर्न करना चाहिए, तो वो अपना काम चल सकता है, आगे चल सकता है। हाँ सर जी। हेलो। हाँ बोलिए सर जी। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है ना? हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ कनेक्टिविटी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमसे पूछ रहे हैं राहुल जी, दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं, कनेक्टिविटी की भी समस्या है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी इस बातचीत को यहीं विराम देना होगा, और हम क्योंकि कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है तो हमें यहीं विराम यस देना यस होगा। और हमें बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी है, धन्यवाद दिया है, स्वागत किया है। या मैं उनके नाम जरूर लेना चाहूंगा। दिलीप लोखरे हाँ हाँ जी ने हाँ। हमारा स्वागत किया है, रवि ओके। शेखर जी हमें नमस्कार कह रहे हैं, कारूलाल जामड़ा कारुण्य जी हमें नमस्कार कह रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कारूलाल जी ने सवाल भी पूछे थे, प्रकाश पाठक जी ने भी स्वागत किया है, शर्मिला हिरानी पारेख ने स्वागत किया है, विजया कल्याण ने स्वागत किया है। रवि शेखर जी सलाह दे रहे हैं कि हेडफोन लगा लीजिए तो ऑडियो ठीक हो जाएगा। अगर आप हेडफोन लगा लेंगे तो शायद ऑडियो ठीक हो जाएगा, ऐसा रवि शेखर जी का सच्ची सलाह है। आदित्य तायल जी हमारे साथ हैं। शर्मिला हिरानी ने लिखा है कि वो आपको सुन पा रही हैं, लेकिन आप बोलते रहिए, मेरी आवाज में कुछ दिक्कत है। और रवि शेखर जी कह रहे हैं कि हालात में कैसे सुधार हो सकता है ये बताएं। शर्मिला हिरानी पारिक लिख रही, राहुल यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट, फैंटास्टिक वर्क, fantastic concept, amazing through process. I am very proud of you doing farming, but please get back to your art too. ये वो कह रही हैं। मे बी ए बैलेंस ऑफ फार्मिंग एंड आर्ट टू, ये उनका कहना है शर्मिला का, कि आप कला में और खेती किसानी में सामंजस्य बनाए रखिए, संतुलन बनाए रखिए। ये कहना है कि आप संतुलन बनाए रखिए, अच्छा। खेती भी करते रहिए, कलाकारी भी चित्रकारी भी करते रहिए, क्योंकि आपने बहुत
महत्वपूर्ण काम हाँ। किया है। आपकी आवाज आ रही है राहुल जी, आप बोलिए। हाँ, आवाज थोड़ा आवाज में क्या 2 मिनट। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सॉफ्ट आ रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी है और ये कहा है कि आप खेती भी करते रहें और कला के क्षेत्र में भी थैंक यू वेरी मच। काम करते रहिए। बहुत से लोगों ने आप पे हाँ, प्राउड किया है। शर्मिला हिरानी पारेख ने आपके बारे में कहा है कि कीप अप योर गुड वर्क, और हर्षा वजाले ने भी लिखा है वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को हमें यहीं विराम देना होगा, और उन सभी दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमसे जुड़े। तकनीकी दिक्कतों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो मुख्य बातें थी वे हो चुकी है, और अब हम दोबारा फिर से राहुल जी को अपने यहाँ बुलाएंगे। ऐसी गुजारिश है कि राहुल जी हमसे जरूर मिलेंगे और इस कार्यक्रम में फिर से आएंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।